हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फ्यूके एजुकेशन। आई एम दीपाली खरे। पिछली सीरीज में हमने किए थे शॉर्ट एंड वेरी शॉर्ट आंसर्स टाइप। अब हम देखेंगे लॉन्ग आंसर टाइप। तो चलिए बढ़ते हैं सीरीज की ओर। हम देख रहे थे चैप्टर 4 नियोजन के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो चलिए बढ़ते हैं सीरीज में। तो प्रश्न एक है, ऐसा क्यों है कि संगठन हमेशा अपने सभी उद्देश्यों को पूरा करने में सक्षम नहीं होते। अनसक्सेसफुलनेस जो है ऑब्जेक्ट्स को पूरा ना करने के लिए उन्होंने रीजंस पूछे हैं। तो संगठन वांछित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए योजनाएं बनाते हैं। ठीक है, हम प्लानिंग करते हैं। नियोजन अगर हम देख रहे हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, प्लानिंग ही करते हैं। यह किसी भी संगठन के लिए गतिविधि का एक अनिवार्य हिस्सा है। ठीक है, कोई भी हम एक्टिविटी कर रहे हैं उसका इंपॉर्टेंट पार्ट हमने माना है, क्योंकि नियोजन के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं होता है और यह इसके कामकाज का आधार बनता है। ठीक है, तो जो एक अस्तित्व प्रदान करते हैं, क्योंकि हम प्लानिंग कर रहे हैं तो एक अस्तित्व बना रहे हैं भविष्य की योजनाओं के लिए, तो अस्तित्व भी आधार भी प्रदान करता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि सभी चीजें योजना के अनुसार नहीं होती। ठीक है, बहुत सारी अनसर्टेनिटीज होती हैं, अनिश्चितता होती है, जिसके कारण प्री प्लान तरीके से चीजें नहीं हो पाती हैं। तो अप्रत्याशित परिस्थितियों व्यावसायिक वातावरण में बदलाव ला सकती है। ठीक है, तो ये चीजें जो है अफेक्ट करती है हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट को, उसमें चेंजेस आ सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप संगठनों द्वारा बनाई गई योजनाओं को रद्द करना पड़ता है। जो पहले से विकसित योजनाएं हैं, अब कोई तकनीक चेंज हुई या नीतियां चेंज हुई या रेगुलेशंस बदले, तो उसमें उस अनुसार बदलाव करना पड़ सकता है। जो हमने पहले प्री प्लान किया था तो वो योजनाएं नष्ट हो सकती है हमारी। ठीक है, तो नियोजन को अपनी सीमाएं हेतु जो कि संगठन के उद्देश्यों को पूरा करने में बाधा उत्पन्न कर सकती हैं। तो ये कुछ चीजें होती हैं जो बैरियर्स के रूप में काम करती हैं, क्योंकि ये अफेक्ट करती हैं बिजनेस एनवायरनमेंट को डायरेक्टली। तो यहाँ चर्चा की गई कुछ सीमाएं संगठनात्मक उद्देश्यों को अधूरा छोड़ सकती हैं। तो ये पॉइंट के वाइज उन्होंने बताया कि क्या चीजें हैं जो अधूरा छोड़ सकती हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है नियोजन स्वभाव से ही कठोर होता है। ठीक है, स्ट्रिक्टनेस होती है, क्योंकि हम प्री प्लान करते हैं, भविष्य की योजनाओं में झांकते हैं, तो हम योजना बनाने में बहुत समय लगता है। किसी भी प्रबंधक को योजना बनाना एक समय का कार्य है, लंबे समय का कार्य है, तो ये कठोर भी होती है। एक बार जब लक्ष्य प्राप्ति के बारे में योजना बना ली जाती है और कार्यवाही के लिए तरीका अपनाया जाना चाहिए, उसमें उसके बारे में योजना बना ली जाती है, तो प्रबंधक उसमें कोई बदलाव नहीं कर पाता। ठीक है, जब एक बार हमने लक्ष्य प्राप्ति के लिए इस रूट मैप बना लिया या सेटिंग कर ली कि ये ऑब्जेक्ट्स हमको चाहिए, ये हमको निर्धारित उद्देश्य चाहिए, उसके अनुसार हमने कार्यवाही कर ली, तो अब प्रबंधक को भी ये बहुत मुश्किल और बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है कि उसमें कोई भी चेंजेस कर सके। जैसे रूल्स हम सेट कर लेते तो वो कठोर होते, उसी तरह योजनाएं भी बदलना इतना आसान नहीं होता है। इस तरह की गुणवत्ता व्यवसाय के माहौल में अप्रत्याशित बदलावों के समय मुश्किल पैदा कर सकती है। ठीक है, तो अब जब बदलाव आ रहे हैं, ठीक है, क्वालिटी को लेके या किसी तरह की लेकर आपको अपनी योजनाएं चेंज करनी पड़ रही हैं, तो ये जो माहौल है, ये जो अप्रत्याशित बदलाव है, ये इसमें क्या है, बाधा उत्पन्न करती है। तो बनाई जाने वाली योजनाओं में एक निश्चित मात्रा में लचीलापन होना चाहिए। ठीक है, लचीलापन होना चाहिए इन द सेंस फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, जिसको हम अकॉर्डिंग टू कंडीशंस चेंज कर दें। हमने योजना बनाई लेकिन थोड़ा सा उसको हम लचीला रखें, ज्यादा कठोर ना करके, जिसको हम समय अनुसार बदल सके। ठीक है, ताकि वे व्यवसाय के माहौल की बदलती प्रकृति के अनुसार समायोजित हो सके। ठीक है, जिस तरीके से जो भी कारक हैं, सामाजिक, राजनीतिक या तकनीकी जो भी कारक हैं जो प्रभाव डाल रहे हैं, तो उस तरीके से वो लचीलापन हम डालेंगे कुछ भी किसी भी कारकों से, क्योंकि कारक भी हमेशा अनसर्टेन होते हैं। तो अगर उसमें बदलाव आ रहा है तो उसको हम समायोजित इकट्ठा करके उस अनुसार रूप ढाल सके। योजनाओं में कठोरता संगठन के उद्देश्यों को पूरा करने में बाधा बनाती है। ठीक है, तो नियम या प्लानिंग जो भी हम बना रहे हैं, प्लानिंग नियोजन जो भी करें, उसको स्ट्रिक्ट नहीं बनाना, उसको लचीलापन रखना, जिसमें हम उसको समय अनुसार बदलाव कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट है, व्यवसायिक वातावरण अत्यधिक गतिशील प्रकृति का होता है। ठीक है, आगे बढ़ता रहता है, चैलेंजिंग होता है। ठीक है, उसमें कई तरह की कंडीशंस होती हैं और इसीलिए अनिश्चित होता है, इसलिए अनसर्टेन होता है। नियोजन उन परिवर्तनों को पहले से नहीं देख पाता और इसलिए जब परिस्थितियां बिल्कुल अनुकूल नहीं होती तो तदनुसार क्रियान्वित करने में विफल हो जाता। तो जब हम मैनेजर कोई भी नियोजन कर रहा है, भविष्य की योजनाएं बना रहे हैं, दृष्टिकोण डाल रहे हैं, तो
अनिश्चितता मतलब नुकसान भी हो सकता है, या कभी कभी मौसम की भी चीजें, बहुत सारी तकनीकी चीजें होती हैं। फसल नष्ट हो गई तो उतना उत्पादन नहीं हो पाया फसलों का या गेहूं का, तो हो सकता है कि उसमें गेहूं की फसल में गिरावट आ जाए। तो बहुत सारी चीजें जिसको हम पहले से जब नियोजन कर रहे हैं तो अनुमान नहीं लगा सकते कि हम पूरी तरीके से सफल होंगे उसमें या पूरी तरीके से उसको लागू या क्रियान्वित कर पाएंगे। तो इन परिस्थितियों का जो अनुमान नहीं लगा सकते, यह वांछित उद्देश्यों को पूरा करने में विफलता का कारण बनता। इसीलिए हमारे पास जो भी बैरियर्स आ रहे हैं लक्ष्यों को प्राप्त करने में, वो यही चीज हो सकती है। ठीक है, इसीलिए किसी संगठन को बदलते व्यवसायिक वातावरण के अनुसार कार्य करने के लिए खुद को अनुकूलित रहना चाहिए। ठीक है, तो नियम कानून या जो भी योजनाएं बना रहे हैं हम लचीलापन लाएं, और इस अनुसार है कि वो क्या है, गतिशील पर्यावर्तन में भी हम उसको बदल सकें और उस अनुसार हम कार्य कर सकें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरे पॉइंट की तरफ। योजना बनाने में समय और धन के रूप में बेहद बड़ा निवेश शामिल होता है। ठीक है, कोई भी अगर हम प्लानिंग कर रहे हैं तो उसमें पास धन और समय, टाइम एंड एक्सपेंसेस बोथ इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, लगता भी है। तो योजना भविष्य की घटनाओं पर आधारित होती है। ठीक है, क्योंकि हम इसमें क्या कर रहे हैं कि भविष्य की घटनाएं देख रहे हैं, तो उस पर ये आधारित होती है। ठीक है, इसीलिए इसके लिए बहुत अधिक सोच विचार और पर्यावरण के विश्लेषण की आवश्यकता होती है। ठीक है, आपने कुछ रिसर्च कर रखी हो उस बारे में, या इसके लिए बहुत अधिक सोच विचार पहले से आपने थिंकिंग थॉट रखी हो, या विश्लेषण कर रखा हो, रिसर्च कर रखी हो, उस अनुसार होनी चाहिए ये। इसमें गणनाएं भी शामिल हो सकती हैं। ठीक है, अब इसमें क्या क्या गणनाएं हैं जो तथ्यों और आंकड़ों को निर्धारित करती हैं, जिसका उपयोग कार्यवाही के तरीके को निर्धारित किया जाता है। ठीक है, बहुत सारी गणना हम करते हैं, मेजरमेंट्स लेते हैं, मानक सेट करते हैं, वही आइडेंटिफाइंग द ऑब्जेक्ट, उसके बाद एक फॉलो अप तक पूरी प्रोसेस होती है। नियोजन प्रक्रिया इसी तरह काम करती है। तो हमने इसमें बहुत सारी गणना की, तथ्य ले लिए कि इस साल का सेल्स टारगेट हम ये रखेंगे, 1 करोड़ रखेंगे या 15 लाख रखेंगे। तो हमने क्या किया, नंबर और टर्म्स भी इसमें, गणना मानक भी हम इसमें शामिल कर रहे हैं, तो जिसका उपयोग कार्यवाही के तरीकों को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। इन गतिविधियों में उच्च लागत शामिल होती है। ठीक है, जो भी हम एक्टिविटीज कर रहे हैं, जैसे बजट भी बना रहे हैं, बजट हम हर डिपार्टमेंट का विभाग को दे रहे हैं, फाइनेंस का अलग बना रहे हैं, सेल्स का अलग बना रहे हैं, तो उसके लिए हमको क्या है, हर चीज के लिए कॉस्ट मेंटेन करने की जरूरत होती है। और ऐसा हो सकता है कि योजना से प्राप्त लाभ योजना के इसकी नई राशि में कम हो। ठीक है, तो कई बार ऐसा ये रिजल्ट ये निकल के आता है कि जो हमने अचीव किया तो उससे ज्यादा उसका कॉस्ट लग जाता है। ठीक है, जितना इसमें लागत लग गई उससे कम हमको प्रॉफिट हुआ, तो ऐसा भी देखने को मिल सकता है। तो ये क्या है, ये ऐसी एक्टिविटी है नियोजन जिसमें हमारा समय और लागत दोनों चीजें शामिल होती है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। एक अच्छी योजना सफलता सुनिश्चित नहीं कर सकती। ठीक है, कोई भी योजना सफलता की गारंटी नहीं देती है। प्रबंधकों को अक्सर ऐसी योजनाओं को आजमाते हुए देखा जाता है जो अतीत में सफल हो रही है। ठीक है, अब अगर वो प्रबंधक जो है, मैनेजर, वो सिद्धांतों से ले कि कौन सा सिद्धांत हम लगाएंगे जिससे हमारी योजना बनाने में सफल, तो ये उनके एक्सपीरियंस या उनके आजमाते हुए मतलब यूज जो टर्म्स हैं वो फेरबदल करते रहते हैं, एक टेक्निक पे नहीं रहते हैं, वो कई अलग अलग टेक्निक अपनाते रहते हैं। तो यह नहीं कहा जा सकता कि अगर कोई योजना अतीत में सफल साबित हुई है तो वो अच्छी तरह से काम करेगी, क्योंकि मौजूदा परिस्थितियों वर्तमान से पूरी तरह अलग हो सकती है। हो सकता है जैसे हमने प्रबंधन के सिद्धांत पढ़े थे, तो उसमें टेलर की या फेलर की कोई हम तकनीक ले रहे हैं योजना बनाने के लिए, तो वो उस समय अगर सुचारू रूप से लागू हुई थी या काम करी थी, तो आज के बदलते पर्यावरण में वो उस तरीके से लागू होगी या नहीं, ये उसकी गारंटी नहीं देती है। साथ ही कभी कभी यह भी सोचा जा सकता है कि योजना बनाने से किसी भी समस्या को उत्पन्न होने से रोका जा सकता है। ठीक है, हमको क्या है, भविष्य में पूरी सफलता की गारंटी नहीं देती योजना, और योजना ये भी नहीं कह सकते हम कि कभी कभी ये भी सोचा जा सकता है कि योजना बनाने से किसी भी समस्या को उत्पन्न हो जाए। ये नहीं बोल सकते कि हमने जो योजना बनाई इसमें कोई भी बैरियर नहीं आएगा, कोई भी मुसीबत नहीं आएगी, कोई भी अड़चन नहीं आएगी, ये भी हम चीज नहीं बोल सकते। हालांकि यह भी माना जाता है कि योजना भविष्य के लिए कोई समाधान नहीं है, यह भविष्य की घटनाओं की भविष्यवाणी करने के लिए सिर्फ एक आधार है जो हो भी सकती नहीं भी है, कॉन्टिजेंट टाइप की होती है कि एक इवेंट पे होने पे हमें नुकसान हो भी सकता है, हम नुकसान की गणना भी कर सकते हैं कि हमें इस पॉइंट पे जाके नुकसान हो भी हुआ नहीं है, लेकिन हम
क्या कर रहे हैं, सोच विचार के चल रहे हैं। जैसे हम ये समझ सकते हैं कि हमने कुछ भी चीज ली, गाड़ियां ली है, ट्रक्स का बिजनेस आप कर रहे हो, तो उसमें आपको होने की संभावना है, नुकसान होने की, दुर्घटनाग्रस्त हो जाए या बहुत सारा माल क्षतिग्रस्त हो जाए, तो उसके लिए आपने पहले से इंश्योरेंस वगैरह लेके कर रखा, तो आपने पहले से ही भविष्य, मतलब आप रोक नहीं सकते, लेकिन उसके लिए आपने पहले ही प्रिवेंटिव स्टेप ले लिया है, इंश्योरेंस वगैरह करा लिया, बीमा करा लिया उसका, तो ये अप्रत्याशित होती, किसी इवेंट अभी हुई नहीं है दुर्घटना, लेकिन हमने उसका बीमा करा लिया कि ऐसी घटना नियर फ्यूचर अगर घटती है तो हम उसके लिए पहले से तैयारी करके रखते हैं। तो ये क्या है, भविष्य में होने वाली घटनाओं या आम घटनाओं के बारे में आधार है, जो ये बता नहीं सकती कि ये घटना निश्चित तौर पर होगी या नहीं होगी। फिर 5वां है, योजना बनाना समय लेने वाला काम है, ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग, प्लानिंग इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। तो ये भविष्य में होने वाली घटनाओं और उससे निपटने के तरीकों निर्धारित करने के लिए काम करता है, ठीक है। जो भविष्य में घटना है, हम क्या भविष्यवाणी कर रहे हैं, भविष्य की योजनाओं के तहत हम भविष्य में झांक रहे हैं कि हम ये अचीव करना चाहते हैं। तो भविष्य में होने वाली घटनाओं और उनसे निपटना वही कि हम रिस्क के लिए पहले से प्रिपेयर्ड हो गए, तो ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। इसीलिए इसमें बहुत सारे शोध और विश्लेषण शामिल होते हैं, इसलिए हमें बहुत सारे रिसर्च करने रहते हैं इसके लिए, ठीक है, डिटेल्स निकालनी रहती है, एक्सपेरिमेंट्स करने रहते हैं कि ये पद्धति पे पहले बात तो कौन सा प्रबंधक कौन सा सिद्धांत अपना रहा है, ठीक है, उस पर भी ये चीज रहती है, किस स्तर में है, किस निम्न स्तर का है, उच्च स्तर का है, मध्य का है, ये सारी चीजें भी इसमें शामिल होती है कि कौन सी तकनीक अपना रहा है। फिर अगर वो समय लगा रहा है तो समय लगाने वाला काम है, और उसी के अनुसार ये शोध और रिसर्च करना है कि आप कितना रिसर्च या एक्सपेरिमेंट करके आए हो अपनी फील्ड पे, जो समय लेने वाले हो सकते हो और परिणाम स्वरूप कार्य में देरी हो सकती है, क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, एक्सपेरिमेंट, रिसर्च इस सब पे बेस होती है, इसलिए ये इसका रिजल्ट ये हो सकता है कि लंबी हो सकती है, ये कॉस्टली भी हो सकती है और समय कंज्यूम भी कर सकती है आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नियोजन प्रक्रिया में प्रबंधन द्वारा क्या कदम उठाए जाते हैं। स्टेप्स पूछ रहे हैं कि वो नियोजन प्रक्रिया में प्रबंधन द्वारा, मैनेजमेंट द्वारा क्या स्टेप्स हम ले सकते हैं, ठीक है। तो नियोजन किए जाने वाले कार्य के बारे में पहले से ही एक संरचना बनाने की प्रक्रिया है, ठीक है, हम पहले से ही कार्यों का स्ट्रक्चर बना रहे हैं कि किस प्रकार हम काम करेंगे। यह किसी व्यक्ति या संगठन द्वारा प्राप्त किए जाने लक्ष्यों और उद्देश्यों को परिभाषित करने में सहायक है। लक्ष्य और जो ऑब्जेक्ट्स और उद्देश्य हैं आपको उसको निर्धारित करने में ये सहायक होते हैं। तो ये नियोजन में शामिल कुछ चरण निम्नलिखित है, तो इसके हम चरण देख लेते हैं कि क्या क्या कदम उठाए, स्टेप्स पूछे हैं तो क्या क्या स्टेप्स हो सकते हैं। तो सबसे पहले किसी भी योजना में पहला कदम परिभाषित लक्ष्यों और उद्देश्यों को स्थापित करना है। हम इसमें क्या कर रहे हैं, स्टेप्स जान रहे हैं कि हम सबसे पहले क्या हमारा ऑब्जेक्ट सेट करना है, तो हम सबसे पहले इसमें ऑब्जेक्ट सेट कर रहे हैं। तो किसी संगठन को सफल होने के लिए लक्ष्यों और उद्देश्यों का एक निश्चित सेट होना चाहिए, ठीक है, कि आपके क्या टारगेट्स, क्या ऑब्जेक्ट्स हैं, क्या लक्ष्य हैं, वो आपके प्री डिफाइंड होने चाहिए, पहले से निश्चित होने चाहिए, ठीक है, जिस पर काम करने की आवश्यकता है, जिस पर प्रबंधक काम करता है। प्रबंधकों को का कार्य उन उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना है ताकि कर्मचारी उन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सही दिशा का पालन करे, ठीक है। तो जो उसका प्रबंधकों का पहला काम क्या है कि उद्देश्यों को पहले क्लियर हो, बहुत स्पष्ट रूप से आपको कि आपको करना क्या है, ठीक है। तो वो जो उद्देश्य है कि हमारा प्रॉफिट कमाना है, तो ये बहुत क्लियर होना चाहिए सारे संस्थान को कि हमें योजना बनाना उस अनुसार से हम ज्यादा से ज्यादा अधिकतम प्रॉफिट कर सके। तो हमारा जो लक्ष्य है वो स्पष्ट होना चाहिए, और लक्ष्यों को पूरा करने के लिए हमें कर्मचारियों को दिशा देना है, ठीक है, मोटिवेट करना है, मोटिवेशन जो कि निर्देशन में आता है। योजना में बताए गए जाने वाले उद्देश्यों को संगठन के सभी स्तरों द्वारा समझा जाना चाहिए। अब अगर एक योजना पास हुई है तो उसको एक स्तर तक सीमित न करके हम उसको सभी स्तरों में बांट दें, या सबको समझ, जितने भी पर्यवेक्षक स्थल में, मध्य स्थल में या उच्च स्तर में लोग हैं, सबको योजना समझने में आनी चाहिए कि ये हमारा ये उद्देश्य है, सबको क्लियर होने चाहिए, स्पष्ट होने चाहिए, इस तरीके से बताने चाहिए। इससे व्यक्तिगत कर्मचारियों, विभागों को यह जानने में मदद मिलती है कि उनसे क्या अपेक्षित है ताकि वे उद्देश्यों को पूरा करने में अपना पूरा प्रयास लगा सके। तो इससे अगर ऑब्जेक्ट्स क्लियर होंगे तो जो कर्मचारी हैं उनको निश्चित तौर पे सहायता मिलेगी कि वो क्या अचीव करना चाहते हैं, उनको किस दिशा में काम करना है जिससे वो उद्देश्यों की प्राप्ति कर सके। फिर सेकंड है, नियोजन भविष्य पर आधारित मान्यताओं पर आधारित होता है, ठीक है, क्योंकि ये फ्यूचर एक्टिविटी, हम क्या है फ्यूचर की ओर अनुमान लगा रहे हैं, ठीक है।
तो इन मान्यताओं के आधार कहा जा सकता है। यह भविष्य में पिछली योजनाओं और वर्तमान योजनाओं को नीतियों के बारे में बताता है। ठीक है, हम क्या करते हैं कि आधारित मान्यताओं पे कि हम ये चीज अचीव करना चाहते हैं, तो ये पास्ट और फ्यूचर दोनों एक्टिविटी है। नियोजन में हम क्या है, भविष्य की ओर झांकते हैं, और नियंत्रण में हम पिछली एक्टिविटीज की ओर पीछे की तरफ जाते हैं, मानकों को कि जो हमने अचीव करना चाहते थे वो हमने अचीव किया या नहीं। तो ये वर्तमान योजनाओं को नीतियों के बारे में बताता है कि ठीक है कि क्या प्रेजेंट फ्यूचर हमारी पॉलिसीज होंगी, उनके बारे में बताता है। संगठन के हर स्तर पर प्रबंधक द्वारा मान्यताओं के एक समान सेट का पालन किया जाना चाहिए। ठीक है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर्स हैं उनके पास क्या होना चाहिए, मान्यताओं का एक समान सेट, मतलब रूल्स रेगुलेशन का एक सेट, नियम नीतियों का एक सेट होना चाहिए जो सब पे सुचारू रूप से समान रूप से लागू होना चाहिए। मान्यताएं महत्वपूर्ण है क्योंकि वे उसे मार्ग का प्रदर्शित करती हैं कि जिस पर संगठन योजना बनाने का निर्णय लेते हैं, इसलिए सफल नियोजन के लिए सही आधार होना चाहिए। मान्यताओं को हम मानक मान रहे हैं कि ये हमें क्या करती है, मार्ग प्रदर्शित करती है, दिशा दिखा रही है, जिससे हम योजनाएं बनाकर जो हमें डिसीजन मेकिंग प्रोसेस उसको हमारे आसान बनाती है। इसलिए सफल नियोजन के लिए ये आधार होती है। ठीक है, इसलिए क्या है, आधार है उसके लिए। अब तीसरा है, जैसे जैसे धारणाएं और उद्देश्य विकसित होते हैं, कार्यवाही के अलग तरीके की पहचान करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब तीसरा है कि जैसे हमने धारणाएं और उद्देश्य सेट कर लिए, क्लियर कर लिए, सबको क्लियर है सारे एम्प्लॉइज को हमारे, तो अब उसके बाद कार्यवाही करना है हमें। तो कार्यवाही के तरीके की पहचान की, हमें किस टाइप ऑफ एक्शन क्या होगा, मतलब कॉज ऑफ एक्शन क्या होगा, हमें क्या किस तरीके से काम करना, उसके बारे में होती है, जिसका पालन किया जाना चाहिए। जो रूल्स रेगुलेशंस जो हमने मान्यताएं या जो भी सेट किया है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो उसका पालन इस तरीके से होना चाहिए कि ये हम पहचान सके कि हमें अगली नेक्स्ट कॉज ऑफ एक्शन या नेक्स्ट स्टेप हमें क्या लेना है। एक उद्देश्य को कई तरीकों का पालन करके हासिल किया जा सकता है। ठीक है, जैसे एक लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कई रोड मैप होते हैं, उसी तरह एक उद्देश्य को पहुंचने के लिए कई तरीकों से, कई पद्धतियों से काम कर सकते हैं जो एक दूसरों से अलग है। ठीक है, जो एक दूसरे से क्या होती है, तकनीकें या पद्धतियां क्या होती है, वो हमेशा एक दूसरे से डिफर करती हैं। प्रबंधकों को उन विकल्पों के बारे में सोचने की जरूरत है। तो जो एक अलग अलग नए नए तरीकों से सोचने की जरूरत होती है प्रबंधकों की, हम कौन सा तकनीक या पद्धति या स्टेप इसमें अपनाएं। रचनात्मकता और नवाचार की आवश्यकता है ताकि लक्ष्यों को विभिन्न तरीकों से, अब इसके लिए क्या कर सकता है प्रबंधक, जो उसके एम्प्लॉइज हैं उससे क्या कर सकता है, अब उनके विचार सुन सकता है या उन विचारों का स्वागत कर सकता है, जिससे उनकी क्या है कि काम किस तरीके से या किस तरीके से लक्ष्य, आपको क्या लगता है कि किस तरीके से लक्ष्य हम हासिल कर सकते हैं। तो सबके विचार शामिल करके भी प्रबंधक एक लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए मार्ग निर्धारित कर सकता है। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। एक बार जब कार्यवाही के विभिन्न मार्ग निर्धारित हो जाते हैं तो प्रबंधकों को उन मार्गों की जांच और मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। अब जब एक बार कार्यवाही, पहले हमने उद्देश्य सेट किए, फिर कार्यवाही की, अब कार्यवाही हो गई तो प्रबंधकों को क्या जरूरत है कि मूल्यांकन करें, मेजरमेंट करें कि ये प्रबंधकों को उन मार्गों की जांच, मतलब आपको क्या करनी है, जांच पड़ताल और मूल्यांकन, वैल्यूएशन करना है कि ये सही है या नहीं। ठीक है, उस तरीके से प्रबंधकों को करना है मूल्यांकन उक्त कार्यों की उपयोगिता और परिणामों पर आधारित होते हैं। ठीक है, तो जो आपने कार्य किया है उसका एक आउटपुट क्या निकला, ये सफल हुआ कि नहीं हुआ, तो उस तरीके से जांच पड़ताल किसी भी प्रबंधक को करनी है। सभी विकल्पों के पक्ष और विपक्ष का गहन मूल्यांकन किया जाना चाहिए कि अगर कोई समर्थक है आपका, जो आपने कार्य किया उसका रिजल्ट निकला है, तो कई लोग आपके समर्थक होंगे, कई असमर्थक होंगे, कई क्या होंगे आपके अगेंस्ट होंगे, तो उसका क्या करना चाहिए, वैल्यूएशन उनको करना है और उपयुक्त विकल्प को चुना जाना चाहिए जो उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक समय को कम कर सके। तो उसमें से हमको सबसे बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन या वो लेना है जो हम हमारे मानकों को पूरा करने के लिए सही हो। अगर कुछ कमी निकल रही है, हम अपने क्रिटिक्स को भी सुन रहे हैं, हम अपने समर्थकों को भी सुन रहे हैं, प्रशंसकों को भी सुन रहे हैं, तो उसमें से जो भी कमी निकल रही है उसके लिए उस अनुसार स्टेप लेना चाहिए कि हम उन कमियों को पूरा कर सकें। ठीक है, तो वही कि आवश्यक समय को कम कर सके, कि जो अनावश्यक समय लग रहा है या जो कमियां हैं उसको हम पूर्ण रूप से पूरा कर सके। सबसे अच्छा विकल्प का चयन उन तरीकों को चुनकर किया जा सकता है जो बताए गए उद्देश्यों के अनुसार सबसे अधिक व्यवहार्य माने जाते हैं। ठीक है, अगर हमको बेस्ट तरीका अपनाना है तो हम कोई व्यवहार्य को देख लें, क्योंकि ये भी एक सिद्धांत है, तो उसके अनुसार हम कार्य करें। दक्षता, लाभप्रदता और लागत के संदर्भ में सबसे अच्छा विकल्प निर्धारित करने के लिए
प्रबंधकीय कौशल की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो कौशल मतलब आपके पास मैनेजेबल कैपेसिटी होनी चाहिए, तो दक्षता कैपेसिटी होनी चाहिए। लाभप्रदता मतलब आप क्या है, लाभ जैसी नीतियां बना रहे हैं कि आपकी नीतियां लाभ लेके आ रही है संस्थान के लिए, लागत मतलब खर्चे हमारे उससे कम हो रहे हैं। तो ये हमारे पास जो भी विकल्प है, सबसे श्रेष्ठ विकल्प का हमें या तरीके का हमें चयन करना है, जिससे हम अपनी कौशल कैपेसिटी या कौशल क्षमता बढ़ा सकें। सामने आई स्थिति के आधार पर कोई व्यक्ति विकल्पों के संयोजन का उपयोग कर सकता है जो काम को पूरा कर सकता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, आप अपनी बुद्धि, विवेक या दक्षता से जो भी कंडीशन आपके सामने आई है उसको, उस कार्य को आप पूरा कीजिए। ठीक है, छठवां है विकल्पों को लागू करने के लिए अन्य प्रबंधक कार्य की भागीदारी की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो अगर आप कोई भी विकल्प एक चुन रहे हैं तो उसको आप सारे जो प्रबंधकीय कार्य उससे जोड़िए, उसमें भी आप अपनी हिस्सेदारी बनाइए। इसमें नीति के अनुसार कार्य की योजना बनाना और उसे व्यवस्थित करना होता है। जो आप पॉलिसी बना रहे हैं उस अनुसार आप पॉलिसी बनाइए और वो प्लान आप उस अनुरूप इम्प्लीमेंट करिए। कार्यान्वयन का संबंध अधिकता सर्वोत्तम मार्गों का अनुसरण करने और ये निर्धारित करने से उद्देश्य को पूरा करने के लिए कार्यवाही का उपयोग कैसे किया जाना चाहिए। ठीक है, आप कार्य कैसे कर रहे हैं, हम एग्जीक्यूट ऐसे करेंगे कि सर्वोत्तम मार्गों का अनुसरण करेंगे, मतलब बहुत किन पद्धतियों पे काम हो चुका है, किन रास्तों से पहले प्रबंधक जो हमारे पहले प्रबंधक थे उन्होंने कौन सी पद्धति अपनाई थी, तो इस स्थिति में उन्होंने इस तरीके से कार्य किया। तो उद्देश्यों को पूरा करने के लिए हमें विभिन्न कार्यवाही मार्गों को प्रदर्शित करना चाहिए, जो उद्देश्य मार्गों को लेना चाहिए जो हमारे ऑब्जेक्ट्स में या जो हमारा पर्पस है, उद्देश्य, उनको अचीव करने में सहायक होते हैं। सातवां है योजना की प्रगति की जांच करने के लिए पर्यवेक्षक की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब जांच पड़ताल कौन करेगा, निम्न स्तर का पर्यवेक्षक कहाँ होता है हमारा, निम्न स्तर में, तो उसकी हमें आवश्यकता होती है। सभी गतिविधियों पर ध्यान देकर यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि सभी कार्य योजना के अनुसार चल रहे हैं। योजना को चेक करने के लिए इम्प्लीमेंट कर दिया मैनेजर ने, चेक करने के लिए पर्यवेक्षक को कि किस तरीके से जो हमने योजना बनाई है वो पूर्ण रूप से उसमें कोई कमी तो नहीं आ रही, जांच पड़ताल की जरूरत होती है, वो पर्यवेक्षक द्वारा होगी। तो सभी योजना के अनुसार चल रहा है, मतलब कार्य जो एग्जीक्यूट हुआ था, योजना जो एग्जीक्यूट हुई वो प्लानिंग के अनुसार चल रही है या नहीं, उसको देखना होता है। अनुवर्ती कार्यवाही किसी योजना की सफलता दर को बढ़ाने और उद्देश्यों को पूर्ति करने में, और उचित जो कार्यवाही, अगर आप कोई कमी पाते हैं या जांच पड़ताल में ये लगता है कि ये उचित कार्यवाही की जानी चाहिए तो ये उसमें सहायक होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब ये है हमारा एक प्रैक्टिकल सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन। एक ऑटोमोबाइल कंपनी सी लिमिटेड बाजार में अन्य नए और मौजूदा खिलाड़ियों से बढ़ते प्रतिस्पर्धा के कारण बाजार हिस्सेदारी में गिरावट की समस्या का सामना कर रही है। ठीक है, एक ऑटोमोबाइल कंपनी है एबीसी लिमिटेड बाजार में, और वो मौजूदा खिलाड़ियों की बढ़ती प्रतिस्पर्धा, मतलब कॉम्पिटिटर्स उनके मार्केट में बढ़ गए हैं, तो उस कारण वो गिरावट, मतलब लगातार उनकी मार्केट पोजीशन गिरती जा रही है। ठीक है, तो इसकी प्रतिस्पर्धी बड़े पैमाने पर उपभोक्ताओं के लिए कम कीमत वाले मॉडल पेश कर रहे हैं जो कीमत के प्रति संवेदनशील है। अब क्या ये कीमत गिरा रहे हैं, जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो कम पैमाने पर उपभोक्ताओं को, जो कस्टमर्स हैं उनको क्या कर रहे हैं, कम कीमत पे वो मॉडल पेश कर रहे हैं, तो जिससे कीमतें संवेदनशील हो रही, घट रही हैं। तो गुणवत्ता के प्रति सजग उपभोक्ताओं के लिए कंपनी अतिरिक्त सुविधाओं, नई तकनीकी प्रगति के साथ नए मॉडल पेश कर रही है। ठीक है, अच्छी प्रोडक्ट क्वालिटी के साथ और कंपनी युक्त सुविधाएं, नई फैसिलिटीज के साथ कंपनी वो प्रोडक्ट्स ऑफर कर रही है। तो प्रश्न यहाँ पे ये है, सबसे पहले मौजूदा चुनौतियों का सामना करने के लिए सी लिमिटेड के लिए एक आदर्श व्यवसाय योजना तैयार करें। सबसे पहले एक बिजनेस प्लान आप तैयार करें जो आपकी प्रेजेंट सिचुएशन को पूरा कर सके। आपकी मात्रात्मक मापदंडों के बारे में बहुत विशिष्ट होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आपको मतलब जो अभी आप मात्रा वैल्यूएशन कर रहे हैं उसको आपको बहुत स्पेशल नहीं है, विशिष्ट रूप से नहीं लेना है, उसकी इंपॉर्टेंस नहीं है। आप ये निर्दिष्ट कर सकते हैं कि आप किस प्रकार की योजना तैयार, योजना पहले हमें करना और किस प्रकार की हम कर रहे हैं वो हमें इस क्वेश्चन में बताना है। सेकेंड है ऐसी योजनाओं की सीमा की पहचान करें, लिमिटेशंस क्या होगी उसके बारे में हमें बताना है। आप इन सीमाओं को कैसे दूर कर सकते हैं और जो लिमिटेशंस उसको आप कैसे दूर कर सकते हैं उसके बारे में बताना। तो चलिए सबसे पहले हम प्रश्न एक देखते हैं, इसका पॉइंट एक। तो इस कंपनी के लिए अपनाई जा सकने वाली योजनाएं, नीति और रणनीति है। तो जो ये पहला प्रश्न था जिसके लिए हम कौन सी बिजनेस प्लान हम किस तरीके क्रिएट करेंगे, उसके लिए क्या योजना तैयार करना है, तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या है जो हम योजनाएं बना सकते हैं वो क्या है, नीति, पॉलिसी और रणनीति, एक स्ट्रेटेजी कर सकते हैं। तो
नीति ऐसी योजनाएं हैं जो किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए संगठन द्वारा किए गए प्रयासों को दिशा देने में मार्गदर्शन के रूप में काम करती हैं। ठीक है, जो संगठन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए संगठन द्वारा किए गए प्रयास, जो भी उनकी सेट ऑफ सीरीज है या जो भी प्रयत्न है, उसको नीति एक मार्गदिशा प्राप्त करती है। वे संगठन की रणनीतियों की व्याख्या करने और प्रबंध कार्यों के व्यापक क्षेत्रों को परिभाषित करने का आधार बनाती हैं। ठीक है, ये जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, स्ट्रेटेजी जो भी बना रहा है, उसकी व्याख्या, आपने क्या स्ट्रेटेजी बनाई उसकी व्याख्या करने और प्रबंधन कार्यों को व्यवसाय क्षेत्रों को परिभाषित करती है। जो भी हमारे कार्य होंगे तो व्यवसाय के क्षेत्र में हर चीज की अवधारणा दे रही है, उनको विकसित करने में मदद करती है। नीतियां प्रकृति में लचीली होती है। क्या होती है? फ्लेक्सिबल होती है, कठोर नहीं होती है, स्ट्रिक्ट नहीं होती है, लचीली होती है। रणनीतियां संगठन की योजनाओं और वे उद्देश्यों को कैसा पूरा करने जा रही है, इसका व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करने में मदद करती है। ठीक है, तो रणनीतियां क्या है, स्ट्रेटेजीज क्या है, हमारी संगठन की योजनाओं और उद्देश्य को उनको कैसे पूरा करना है। हमने स्ट्रेटेजी बनाई कि मार्केट में नया प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, उससे हमारी सेल्स या बिक्री बढ़ जाएगी, तो ये भी क्या हो सकती है, हमारी रणनीति होती है। तो उद्देश्यों को पूरा करने में ये सहायक होती है। उचित रणनीति और मजबूत नीतियों का उपयोग करके प्रतिस्पर्धी के बीच बाजार में बने रहने की योजना तैयार कर सकते हैं। अगर हम उचित रणनीति और नीतियों का इस्तेमाल करते हैं तो हम अपने कॉम्पिटिटर्स को एक कड़ा कंपटीशन दे सकते हैं और बाजार में हमारी पोजीशन भी अच्छी बनी रह सकती है। तो यहाँ जो अपनाई गई है वो है योजनाएं, नीति और रणनीति, स्ट्रेटेजी मतलब प्लानिंग की गई है, पॉलिसी बनाई गई है और स्ट्रेटेजी बनाई गई है और उस अनुसार उद्देश्यों को प्राप्त करने में ये सहायक हुई थी। दूसरी है, अब नीति और रणनीति हमसे सीमाएं पूछी गई थी कि क्या सीमाएं हैं। तो नियोजन स्वभाव से ही कठोर होता है। ठीक है, अब इसकी सीमाएं की नियोजन क्या है, स्वभाव से ही पहले से ही कठोर, स्ट्रिक्ट है। एक बार जब लक्ष्य प्राप्ति के लिए योजना बना ली जाती है और कार्यवाही के लिए जो तरीके अपनाए जाने चाहिए उनके बारे में योजना बना ली जाती है, तो प्रबंधक उसको कोई बदलाव नहीं कर सकता। ये हम पहले से जानते हैं, जो हमारी प्लानिंग होती है वो प्री प्लान्ड होती है। ठीक है, हमने अगर एक बार बना ली, क्योंकि एक प्लानिंग करना एक समय कंज्यूमिंग, समय के अनुसार की प्रोसेस होती है जिसमें बहुत समय लागत लगती है। तो अब योजनाओं को अगर हमको किसी प्रबंधक ने बनाई है उसको चेंज करना, तो इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं होता है। इस प्रकार की गुणवत्ता व्यवसाय के माहौल में अप्रत्याशित परिवर्तनों के समय में मुश्किल पैदा करती है। ठीक है, तो क्या है, गुणवत्ता की कोई जो क्वालिटी प्रोडक्ट्स बन रहे हैं या क्वालिटी बिजनेस है, तो उसमें ये मतलब आप इनडायरेक्टली एक तरीके का बैरियर क्रिएट करती है। मुसीबत परिवर्तन आ रहे हैं तो उस तरीके का एक बैरियर क्रिएट हो रहा है करती है। बनाई जाने वाली योजनाओं में एक निश्चित मात्रा में लचीलापन होना चाहिए। तो जो हमने योजना बनाई है वो क्या है, स्थिति के अनुरूप होना चाहिए, जिसको हम क्या कर सके, स्थिति के अनुसार ढाल सके, लचीली होनी चाहिए, ताकि वे व्यवसाय के माहौल की बदलती प्रकृति के अनुसार समयोजित हो सके। कि जो भी कंडीशन आए, तकनीकों चेंजों से, राजनीतिक चेंजों से या किसी भी कारक के कारण, तो हम उसको नीतियों को उस अनुसार ढाल सके, क्योंकि हमने नियोजन को सख्त या कठोर माना है। ठीक है, तो योजनाओं में कठोरता संगठन के उद्देश्यों को पूरा करने में बाधा बनाती है। तो इसीलिए योजनाएं जो है शुरू से जटिल या कठिन होती हैं, तो जो हम उद्देश्य पहुंचना, ये कुछ कारक आ जाते हैं जिसमें क्या होता है, गतिशील होते हैं, मतलब चुनौतीशील होते हैं। तो ऐसी योजनाओं को लागू करने में, लक्ष्यों को प्राप्त करने में कभी कभी हमें बाधा उत्पन्न होती है। ये हो गई इसकी नीति की सीमा। चलते हैं इसकी सेकेंड लिमिटेशन की ओर। व्यावसायिक पर्यावरण अत्यधिक गतिशील प्रकृति का होता है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू चेंजेस होता है, तो इसमें अनिश्चितता होती है, अनसर्टेन होता है। नियोजन उन परिवर्तनों को पहले से नहीं देख पाता हम, क्योंकि प्री प्लान करते हैं चीजें, तो भविष्य में जो अनिश्चितताएं आने वाली है, अनसर्टेनिटीज हैं, उसको हम नहीं देख पाते हैं। और इसीलिए जब परिस्थितियां बिल्कुल अनुकूल नहीं होती तो तदनुसार क्रियान्वित करने में विफल हो जाते हैं। ठीक है, तो जब अनुकूल मतलब नॉट अकॉर्डिंग टू कंडीशंस आई, तो जब हमारी योजना है कुछ भी बदलाव हुआ, एकदम से फेल हो जाती है, तो ये वांछित उद्देश्यों को पूरा करने में विफलता का कारण होती है। तो अगर हम अनसक्सेसफुल हो रहे हैं क्योंकि अकॉर्डिंग टू कोई जटिल कंडीशन आ गई, अब वो योजना हमने जो पहले से बना रखी है वो उसको विफल कर देगी, तो ये वांछित उद्देश्यों को पूरा करने में विफलता का कारण बनती है। इसीलिए किसी संगठन को बदलते व्यावसायिक वातावरणों के अनुसार कार्य करने के लिए खुद को अनुकूलित रखना चाहिए। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू चेंजेस, जो अकॉर्डिंग टू कंडीशन है, लचीले बनाइए, आप नियम या प्लानिंग ऐसी बनाइए, लचीले बनाइए जो कंडीशन के अनुसार ढल जाए। नेक्स्ट है
योजना बनाने में समय और धन के रूप में बहुत बड़ा निवेश होता है। एक इन्वेस्टमेंट अगर हम कर रहे हैं तो हम पैसे के साथ अपना समय भी उसमें खर्च करते हैं। तो योजना भविष्य की घटनाओं पर आधारित होती है। योजना जो अगर हम बना रहे हैं वो क्या है, भविष्य की ओर झाँक रहे हैं, भविष्य की घटनाओं के लिए। इसलिए इसके लिए बहुत अत्यधिक सोच विचार और पर्यावरण का मतलब हमें रिसर्च वगैरह करके, सोच विचार करके, एक्सपेरिमेंट करके ही कोई योजनाबद्ध तरीके से कार्य करना है की आवश्यकता होती है। इसमें गणनाएं भी शामिल हो सकती है, इसमें मेजरमेंट भी कि ये हमारा टारगेट हो सकता है, ये चीज हमें 1 करोड़ का टारगेट इस ईयर में अचीव करना है, वो हो सकता है। जो तथ्यों और आंकड़ों को निर्धारित करती है, जो क्या बताती है, तथ्य मतलब फैक्ट्स और नंबर्स बताती है हमें कि अगर हमने गणनाओं में मेजरमेंट लिया है तो वो कुछ फैक्ट्स और नंबर्स पे बेस्ड होंगी, ठीक है, जिसका उपयोग कार्रवाई के तरीकों को निर्धारित करने के लिए किया जा सकता है। जो हम कार्रवाई कर रहे हैं, जो कॉज ऑफ एक्शन ले रहे हैं, उसमें हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं कि हम ये नंबर मानक बना लें, ये नंबर ले लें, ये फैक्ट ले लें, तो ये उस अनुसार चल सकता है। इन गतिविधियों में उच्च लागत शामिल होती है, ठीक है, जो भी हम क्रिया कर रहे हैं, गतिविधि कर रहे हैं, तो समय के साथ साथ बड़ा बजट भी इसमें शामिल होता है, क्योंकि पैसे के बिना कोई भी एक्टिविटी करना पूर्ण नहीं होती है। और ऐसा हो सकता है कि योजना से प्राप्त लाभ योजना में निवेश की गई राशि से कम हो, तो उसका रिजल्ट जो निकल के आ रहा है, कभी कभी प्रॉफिट हमको इस मानक में मिल सकता है कि जितना हमने पैसा खर्च किया था उससे कम हमें प्रॉफिट मिल रहा हो, तो ये भी एक इसकी लिमिटेशन हो सकती है, ठीक है, सीमा हो सकती है। तीसरी है, एक अच्छी योजना सफलता सुनिश्चित नहीं कर सकती, ठीक है, कोई भी ऐसी योजना नहीं है जो भविष्य में ये बता दे कि हाँ ये योजना सफल हो ही जाएगी। प्रबंधकों को अक्सर ऐसी योजनाओं को आजमाते हुए देखा जाता है जो अतीत में संभल रही है, लेकिन प्रबंधक क्या होते हैं, स्टिक रहते हैं रूल से कि जो तकनीकें पहले अपनाई गई हैं या पद्धति या कोई भी सिद्धांत पहले अपनाया गया है वो ही हम इसमें यूज करेंगे। तो अक्सर वो पुरानी ही सिद्धांतों को अपनाते हैं। तो यह नहीं कहा जा सकता कि अगर कोई योजना अतीत में सफल साबित हुई है तो अच्छी तरह से काम करेगी, क्योंकि मौजूदा परिस्थितियां वर्तमान में पूरी तरह से अलग हो सकती हैं। अब अगर टेलर फिलर पे कोई भी सिद्धांत हम उस प्रबंधक ने किसी पुराने दौर में अपनाया होगा, तो वो जरूरी नहीं कि इस दौर में आज की तकनीक, आजकल हमारे पास कितनी सारी चैलेंजेस आ गए, तकनीकी विशेषता आ गई है, बहुत सारी चीजें आ गई है, तो वो उसमें कारक होगा। हो सकता है वो पुरानी तकनीक जहाँ हाथ से काम लिया जाता था, आज कंप्यूटर तकनीकें आ गई है, तो अगर वो कोई ऐसी पुरानी तकनीक अपनाता तो वो जरूरी नहीं है कि वो सिद्ध साबित हो, क्योंकि वर्तमान से हम उसका आंकलन कर रहे हैं, तो वर्तमान परिस्थिति क्या हो सकती है, अलग हो सकती है। नेक्स्ट में चलते हैं। 5वां है, योजना बनाना समय लेने वाला काम है, ठीक है, इसमें हम क्या है, कॉस्ट और समय दोनों लगता है, हम मान ही चुके हैं। ये भविष्य में होने वाली घटनाओं और उनसे निपटने के तरीकों को निर्धारित करने के लिए काम करता है कि अगर हमको भविष्य में कोई नुकसान होने वाला है तो वो जरूरी नहीं कि हुआ है, लेकिन हम उसके लिए इस तरीके से योजनाबद्ध तरीके कि हम उससे कैसे निपटेंगे या कैसे हम उस नुकसान को पूर्ण करेंगे, उसके बारे में हम योजना बना सकते हैं। इसीलिए बहुत सारे शोध और विश्लेषण शामिल होते हैं जो समय लेने वाले हो सकते हैं, तो और परिणाम स्वरूप कार्य में देरी हो सकती है। तो ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस इसलिए है क्योंकि इसमें बहुत सारा रिसर्च और वर्क शामिल होता है, जो कि एक जगह से दूसरी जगह जाना, डेटा एकत्रित करना, कुछ किसी तरह का विश्लेषण करना, डिटेल्स निकालना, तो ये क्या है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होती है, ठीक है। अब तीसरा जो क्वेश्चन था कि हम जो सीमाओं को दूर करने के लिए क्या कदम उठा सकते हैं, तो उसके बारे में है जो कदम हम उठा सकते हैं। पहला है, योजना कठोर नहीं होनी चाहिए, योजना आप लचीली बनाएं, कठोर नहीं बनाएं, इसलिए इसमें प्रबंधकों के लिए एक निश्चित सीमा और लचीलापन होना चाहिए, ठीक है। तो आप एक निश्चित सीमा कर लें लचीलापन की, जो भी हमारे सामने कुछ भी अनिश्चितता आती है उसको हम उस अनुरूप अपनी योजना को ढाल लेंगे, ताकि वे योजना के दौरान आने वाली घटनाओं को परिवर्तनों में निपट सके, ठीक है। तो योजना में आने वाली घटनाएं जो भी घटित हो रही है उसको हम परिवर्तित तौर पे या अपनी योजना में बदलाव कर सके, तो इसलिए इसे ना लचीला रखना चाहिए, ना कि कठोर। दूसरा, योजना बनाते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि कारोबारी माहौल बहुत गतिशील हो सकता है, ठीक है। गतिशीलता क्यों बढ़ रही है, क्योंकि गतिशीलता यह है कि बहुत सारे चैलेंजेस भी आ सकते हैं, हमारे साथ बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स भी हैं, तो चैलेंजिंग रहता है, कोई भी माहौल जो है वो गतिशील होता है। तो इसीलिए योजनाएं ऐसी होनी चाहिए जिन्हें कम से कम प्रयास में मौजूदा कारोबारी माहौल के अनुसार समयोजित किया जा सके। तो योजना हमें ऐसी बनानी है कि कम से कम समय में, क्योंकि योजना अगर एकल योजना बनाना है तो वो एक परियोजना या योजना के लिए बनेगी, तो हमें कम समय में हम उसको पूरा कर सकें और कारोबारी माहौल के अनुसार समन्वित कर सके। कोऑर्डिनेशन होना चाहिए जिसमें वो पूरी हो सके, जो उसका निश्चित काल या समय है, योजना उस अनुसार बनाए कि हम उसको उस निश्चित काल या समय में अवधि में पूरा कर सकें, ठीक है। तीसरा है,
नियोजन के दौरान अनावश्यक लागत एवं समय की बर्बादी रोकी जा सकती है। जब हम नियोजन योजना बना रहे हैं तो हमको रिसोर्सेज, सबसे बेस्ट तरीका है कोई भी प्रबंधक का कि रिसोर्सेज और जो लागत है उसको कम करना, मतलब जो अवेलेबल हमारे पास रिसोर्सेज उनका बेस्ट से बेस्ट यूटिलाइजेशन करना है अच्छी गुणवत्ता वाला उत्पाद बनाने में, तो उससे कम लागत और खर्चे आएंगे। तो वही लागत और कम समय और लागत की दोनों की बर्बादी को रोका जा सकता है। चौथा है, केवल पहले से तैयार योजनाओं पर ही निर्भर नहीं रहना चाहिए। नई योजनाएं होनी चाहिए जिन्हें मौजूदा स्थिति और मौजूदा परिस्थिति के अनुसार तय किया जाना चाहिए। वही चीज बोल रहे हैं कि आपने पहले से जो योजनाएं प्री प्लान की हैं उनको ही हमें स्ट्रिक्ट तरीके से लागू नहीं करना। अगर कंडीशन है कि चेंज मांग रही है, परिस्थिति बदलाव मांग रही है, तो उस योजना को हमें उस अनुसार बदलाव करना चाहिए। ठीक है, उसके लिए तैयार रहना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब ये है चौथा, इसमें नियोजन की प्रक्रिया पूछी है कि क्या क्या स्टेप शामिल होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में भी हो सकता है कि नियोजन की प्रक्रिया के चरणों को समझाइए। ठीक है, ये क्या क्या इसमें प्रोसेस हो सकता है, क्या क्या प्रक्रिया होती है। तो इसमें निम्नलिखित चरण शामिल हो सकते हैं। सबसे पहले है अवसर के प्रति जागरूक रहना। ठीक है, जो भी अवसर है उसको, जो अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है उसके लिए आप पहले से अवेयर हैं। ठीक है, तो किसी अवसर के बारे में जागरूकता ही नियोजन के लिए वास्तविक प्रारंभिक बिंदु है कि हमको यहाँ से अपॉर्चुनिटी की खोज करना है कि हमें यहाँ से एक अवसर मिल सकता है जिससे हम अपना योजना कर सकते हैं। तो ये पहला ही प्रथम चरण है। इसमें भविष्य के सभी संभावित अवसरों की पहचान करना और फिर संगठन की ताकत और कमजोरियों में प्रकाश और उनका विश्लेषण करना शामिल है। हम क्या कर रहे हैं, अवसर और अवसरों की पहचान करें कि जैसे अगर हमने कोई फैक्ट्री डालने के लिए एक लैंड लिया तो उसमें हमने बहुत सारे, हमको नदी मिल गई, तो हम अवसरों का कि हम वो नदी का पानी अपने उत्पादों को बनाने के लिए या प्रोडक्शन क्रिया में पानी की आवश्यकता होती है उसमें लग सकता है। तो हमने क्या किया, आवश्यकता की पहचान की। वहीं अगर आप कोई शहर में ले रहे हैं तो वहाँ ट्रांसपोर्ट इजी हो जाएगा। ठीक है, गांव या कहीं ऐसी स्थिति लैंड लेने से अगर आप कहीं शहर में ले रहे हैं, हो सकता है वो कॉस्टली प्रोसेस है लेकिन वहाँ बहुत सारी चीजें आपको फैसिलिटी उपलब्ध हो जाएगी। तो आप क्या कर रहे हैं, अवसर की पहचान कर रहे हैं। ठीक है, तो अवसर की पहचान जिसमें आपके संगठन की कमजोरियां, वीकनेस और स्ट्रेंथ दोनों लेके चलते हैं। संगठनात्मक क्षमताओं के संदर्भ में अवसर के बारे में जागरूकता यथार्थवादी उद्देश्यों को निर्धारित करने में मदद करती है। ठीक है, तो अगर हम संगठनात्मक ऑर्गेनाइजेशन कैपेसिटी के बारे में बात करें तो अवसर में जागरूकता क्या, हम जागरूक हैं, पहले अवसर की पहचान कर रहे हैं फिर हम जागरूक हो रहे हैं, तो उद्देश्यों को निर्धारित करने में हमें ये मदद करती है। इसलिए पहले चरण के रूप में नियोजन के लिए अवसर की स्थिति का यथार्थवादी निदान आवश्यक है। ठीक है, हमें यथार्थ से देख के देखना है कि हम अवसरों की पहचान कर रहे हैं, उस अनुसार योजनाएं बनाए जा रहे हैं, उनको क्रियान्वित कर रहे हैं। तो यहाँ हम अवसरों की पहचान कर रहे हैं, उनका फायदा उठा रहे हैं और अपनी संगठन की जो भी स्ट्रेंथ, वीकनेस है, कमजोरी है, उस अनुरूप हम कार्य कर रहे हैं, उसको ढाल रहे हैं। दूसरा है उद्देश्य स्थापित करना। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है कि जिसमें हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट सेट करते हैं, सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव्स जिसको हम कहते हैं। अक्सर उद्देश्य निर्धारित करने का मार्गदर्शन। अब अक्सर में लाइक अपॉर्चुनिटी मिली तो हमने उद्देश्य कि हमें किस तरह का प्रोडक्ट बनाना है, क्या हमारा बजट होगा, क्या लागत होगी उसमें, है ना, किस पद्धति से हम काम करेंगे, ये सब हम उद्देश्य में कि हम करना क्या चाहते हैं। अक्सर में ना हमको, तो अक्सर से हम उद्देश्य की ओर बढ़ेंगे। उद्देश्य निर्दिष्ट करते कि क्या किया जाना, भाई कि क्या किया जाना है, प्राथमिक जोर कहाँ दिया जाना चाहिए और रणनीतियां, नीतियां, प्रक्रियाएं, नियम, बजट और कार्यक्रम के नेटवर्क द्वारा क्या हासिल किया जा सकता है। हमें उद्देश्य क्या निर्धारित, हमें क्या करना है, कार्य को किस प्रकार करना है, उसमें क्या क्या आएगा, हमारा रणनीतियां आएगी, स्ट्रेटेजी आएगी, पॉलिसी आएगी, प्रोसेस आएगा, नियम आएंगे, रूल्स आएंगे, बजट आएगा और कार्यक्रम आएंगे। ठीक है, तो अगर हम कोई भी उद्देश्य स्थापित कर रहे हैं तो उसके अंदर ये सारी चीज सम्मिलित होंगी, जो है रणनीतियां, स्ट्रेटेजी क्या है आपकी, पॉलिसी क्या बनाई है आपने, ठीक है, क्या प्रक्रिया अपनाई, फिर नियम, क्या रूल नियम निकाले, बजट मतलब पैसा चाहिए आपको फाइनेंस के लिए, और कार्यक्रम के नेटवर्क द्वारा शामिल करना। तो हमेशा उद्देश्य में रणनीति, नीतियां, प्रक्रिया, ये नियम, बजट और कार्यक्रम शामिल होंगे। सबसे पहले संगठन के समय समग्र उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं। ठीक है, कि क्या मेन ऑब्जेक्ट्स है, किसी भी संगठन या ऑर्गेनाइजेशन के मेन ऑब्जेक्ट्स क्या है वो निर्धारित किए जाते हैं और उसके आधार पर प्रत्येक विभाग के उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं। ठीक है, तो उद्देश्य क्या होनी चाहिए, सबसे पहले आप जब उद्देश्य कर रहे हैं तो सबसे पहले मेन ऑब्जेक्ट क्या है, संस्था का ऑब्जेक्ट क्या है, फिर हर विभाग में उसका क्या क्या उद्देश्य होगा वो निर्धारित करेंगे हम। तो उद्देश्य स्पष्ट, निश्चित और सरल होने चाहिए। उद्देश्य ऐसे होने चाहिए कि हमें पैसा कमाना है, सरल होने चाहिए। ठीक है, फिर
निश्चित होनी चाहिए, इतने निश्चित है, मतलब ये अकॉर्डिंग टू लिमिट अनिश्चित नहीं होनी चाहिए, मतलब निश्चित हमको इसको प्राप्त ही करना है। और सरल होनी चाहिए, सरल मतलब स्पष्ट होनी चाहिए, सबको समझ में आने चाहिए, दिशा निर्देश या जो भी आप इसके अंतर्गत उद्देश्य में रख रहे हैं वो सबको समझ में आनी चाहिए, तभी वो उद्देश्यों के प्रति जागरूक होकर कार्य कर सकेंगे। तो ये चीज है। फिर उद्देश्यों को संगठन में सभी को बताया जाना चाहिए ताकि भी उद्देश्यों की सफल प्राप्ति में पूरी तरह से योगदान दे सके। तो क्लियर प्रोनाउंस करके बताना चाहिए कि हमारा ये उद्देश्य है, जिसमें जितने भी व्यक्ति कार्य कर रहे हैं, कर्मचारी हो या कोई भी पर्यवेक्षक, निम्न, मध्य स्तर में, सबको उद्देश्य क्लियर हो, तभी तो वो उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक हो सकते हैं। तो सबके लिए क्लियर, स्पष्ट होने चाहिए। और उद्देश्यों में हमारी रणनीतियां, नीतियां, प्रक्रियाओं, नियम, बजट और कार्यक्रमों का जो समावेशन है वो हम उद्देश्य में स्थापित करते हैं। तीसरा है योजना परिसर पर विचार करते हुए। ठीक है, अब योजना परिसर किस अनुरूप होगी वो बता रहे हैं। नियोजन परिसर वह सीमा है जिसके अंतर्गत योजनाएं संचालित होंगी। ठीक है, परिसर वो है कि वो एक परिसर, एक एनवायरनमेंट दिया जिसके अंदर हम जो नीतियां बना रहे हैं वो लागू होंगी। ठीक है, तो यह सीमा प्रत्याशित आंतरिक और ब्रह्मांडीय वातावरण दोनों द्वारा निर्धारित की जाती है। अब हम सीमा कैसे स्थापित करेंगे? जो अंदर का वातावरण और जो बाहर की शक्तियां, दोनों को मिला के हम नीतियां निर्धारित करेंगे। ये कारक नियोजन की व्यवहारिकता को प्रभावित करते हैं और इनका पूर्ण अनुमान लगाने की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो नियोजन की व्यावहारिकता को प्रभावित करते हैं। ठीक है, जो भी नेचर ऑफ प्लानिंग है उसको प्रभावित करते हैं, और इसमें हम पहले से पूर्ण अनुमान, प्री ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, जिसमें इसमें वो पहचानने की हमें, क्योंकि प्लानिंग को हमने क्या प्री डिफाइंड एक्टिविटी माना है, प्री प्लान्ड ऑब्जेक्ट्स माना है, तो उसमें हम इनको क्या है, इनकी आवश्यकता को उस अनुरूप निर्धारित कर सकते हैं। जिस सटीकता से इन कारकों को पूर्ण अनुमान लगाया जा सकता है वह नियोजन की सफलता को निर्धारित करता है। ठीक है, तो जितना आप सटीक इसका अनुमान लगाएंगे, क्योंकि भविष्य की योजनाओं में हम झांक रहे हैं, एक दृष्टिकोण रख रहे हैं, तो जितना आप सटीक अनुमान लगाएंगे उतना ही उस तथ्य को निर्धारित करेगी। तो योजना परिसर पे हमें विचार करना है। इसमें दोनों तरह की आंतरिक शक्तियां और ब्रह्मांड शक्तियां, दोनों तरह की शक्तियां इसमें शामिल है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। वैकल्पिक पाठ्यक्रमों की पहचान करना। अब इसके अंतर्गत किसी काम को करने के कई तरीके होते हैं। ठीक है, जैसे एक लक्ष्य तक, एक रूट तक जाने के कई रास्ते होते हैं लक्ष्य तक, तो उसी तरह काम करने के भी कई तरीके होते हैं। तो हमें क्या करना है, संगठन के उद्देश्यों को और पहचानी गई सीमाओं के आधार पर उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए वैकल्पिक तरीके की खोज करना है। तो ठीक है, जो संगठन के उद्देश्य हैं और जो योजनाएं हमारे बनी है उसको हम कितना वास्तविकता से वो कितनी मैच कर रही है, उसके लिए हमें पहले से वैकल्पिक ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस हमेशा से खोजे जाने चाहिए। ठीक है, उदाहरण के लिए यदि उद्देश्य संगठन का विस्तार करना है तो या तो वह मौजूदा व्यवसाय का विस्तार करके एक नई उत्पाद लाइन जोड़कर किया जा सकता है। ठीक है, किसी भी संगठन को अपना उद्देश्य स्थापित करना है तो उसमें वो एक और उत्पाद जोड़ सकता है, एक और इकाई जोड़ सकता है, या एक नया इकाई के रूप में एक नया व्यवसाय भी शुरू कर सकता है। तो ये मौजूदा व्यवसाय का विस्तार करने की एक नई उत्पाद नीति हो सकती है। ठीक है, तो हमें वैकल्पिक मतलब हम ये सोच रहे हैं कि हम अपने व्यवसाय के साथ एक और व्यवसाय जोड़ सकते हैं और उसको साथ साथ चला के संगठन को प्रगति की ओर ले जा सकते हैं। ठीक है, फिर है पांचवा, वांछित लक्ष्यों के आलोक में विकल्पों की तुलना करना। वांछित लक्ष्यों के आलोक में विकल्पों की तुलना करना। ठीक है, जो हम प्लानिंग क्या बताई थी हमने, वो एक्टिविटी बताई थी जहां हम खड़े हैं और जहां हम पहुंचना चाहते हैं। तो वांछित लक्ष्य क्या है, वो फ्यूचर ओरिएंटेड है। ठीक है, वो हम नियंत्रण में नापेंगे। तो वांछित लक्ष्यों के आलोक में विकल्पों की तुलना करना, हम क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं विकल्पों का। वे सभी वैकल्पिक पाठ्यक्रम जो न्यूनतम प्रारंभिक मापदंडों की अपेक्षाएं को पूरा करते हैं गहन अध्ययन के लिए चुने जाते हैं। ठीक है, वैकल्पिक क्या हो सकते हैं, वो सारे पाठ्यक्रम या जो भी लेसन्स हैं, एक्टिविटीज हैं, जो मापदंडों को, जो मेजरमेंट्स को पूरा कर रहे हैं, उसके लिए ये वहन आवश्यक चुने जाते हैं। यह देखा जाएगा कि कोई विशेष विकल्प संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति में किस हद तक मदद कर सकता है। हर विकल्प के गुण और दोष होते हैं। आप कोई भी ऑल्टरनेटिव सेट ऑफ ऑप्शन है ये कि आप कोई भी विकल्प चल रहे हैं तो हमें ये उसको टेस्ट करना है कि ये संस्थान के लिए कितना उपयोगी होगा, क्योंकि कोई भी विकल्प हम देखते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ गुण होंगे, कुछ लिमिटेशंस होंगे, कुछ उसमें खूबियां भी होंगी। ठीक है, कुछ सीमाएं होंगी, कुछ खूबियां भी होंगी, तो हमें वो टेस्ट करके इसमें चलना है। छठा है सहायक योजनाएं तैयार करना।
साथ में हम क्या है ऑल्टरनेटिव जो प्लानिंग करते जाए, साथ में जो हमारे मुख्य योजनाओं से रिलेट करेंगी वैसे ही हम योजनाएं तैयार करते जाएं। तो मुख्य योजनाओं को व्यवहारिक रूप देने के लिए सहायक योजनाओं की आवश्यकता होती है। वही कि जो हमने कोई ये निर्धारित किया है गोल कि हमें लाभ कमाना है। अब लाभ कमाने के लिए हमने क्या कर लिया, हमने बहुत सारे टास्क दे दिए कि इतना इसको बजट इस प्रकार से हमने बांटा, या सेल्स टीम को अपना अलग टारगेट दे दिया, फाइनेंस को अलग दे दिया, या वित्त को अलग दे दिया, या जो हम क्रय विक्रय है उनको अलग दे दिया। तो ये क्या है, सब मिलके एक संगठन की जो मुख्य उद्देश्य है लाभ कमाना उसमें सहायक होगी। तो ये सहायक योजनाओं के तौर पे काम करेंगी। ठीक है, ये सहायक योजनाएं या उप योजनाएं स्वतंत्र योजनाएं नहीं होती। ये क्या है, इंडिपेंडेंट नहीं है, ये सिर्फ एक साथ में क्या है हेल्प कर रही है, एक तरीके का क्रियावंतित जो मुख्य योजना उसको क्रियावंतित करने में मदद कर रही है, बल्कि मुख्य योजनाओं का ही प्रतिबिंब होती है, परछाई है कि मतलब ये था साथ में ये सारी क्रियाएं थी जिससे हमने संगठन का मुख्य ये है कि हमको संगठन को लाभ कमाना है। तो उसने सारे विभागों में अलग अलग लाभ कमाने के लिए नए नए टारगेट दे दिए। तो ये टारगेट को अचीव कर रहे हैं वो क्या, लाभ कमाने में मुख्य क्रिया क्या है, लाभ कमाना, उसमें ये मदद कर रही है। ठीक है, तो ये प्रतिबंब होते हैं, जो मुख्य जो योजना उसका प्रतिबंब परछाई जो होगी वो होगी सहायक क्रियाएं। ठीक है, उदाहरण के लिए क्रय विभाग, बिक्री विभाग, वित्त विभाग, कार्मिक विभाग आदि वे सब अलग अलग योजनाएं संगठन के उद्देश्यों के आलोक में तैयार की जाती है। वही जो मैंने अभी आपको बताया है कि जो जैसे कोई भी संगठन है उसमें आप क्या कर दो, बिक्री विभाग है, सेल बेच रहा है कुछ, क्रय विभाग है खरीद रहा है, वित्त फाइनेंस विभाग है, कर्मियों का विभाग है, तो ये सब अपनी अपनी अलग अलग योजनाएं बनाएंगे और इनका मुख्य उद्देश्य क्या है, लाभ कमाना। तो अगर ये सारे विभाग लाभ कमाएंगे तो ये जो संगठन का उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य है लाभ कमाना, उसको ये पूरा करती। तो सहायक योजनाएं भी हमें तैयार करते चलना है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, योजनाओं का क्रियान्वयन। अब जो हमने योजनाएं बनाई उसको हम एग्जीक्यूट करेंगे, उसको काम कैसे करेंगे उसके बारे में बात करते हैं। तो मुख्य योजना और सहायक योजनाएं तैयार होने के बाद उन्हें लागू करना बाकी रहता है। ठीक है, हमने ये हमारे जैसे कोई भी प्रबंधक है वो मुख्य अपनी योजना बताएगा कि ये मुख्य योजना है, उसके साथ कि हम उसको पाने के लिए हमें ये सहायक जैसे सॉफ्टवेयर होते हैं, उसके कई सारे सहायक सॉफ्टवेयर भी होते हैं जो मेन काम उससे एसोसिएटेड होते हैं। जैसे कंप्यूटर होता है उससे बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं, कीबोर्ड माउस, ये सब उसकी क्या है सहायक ऑपरेटर की तरह काम करते हैं। तो उसी तरह मुख्य योजनाओं के ये सारे छोटे छोटे जो योजनाएं हैं वो सहायकता के तौर पे मदद करती हैं। क्रियावंतित हमको अब जब हमने योजनाएं बनानी तो उसको लागू करना है। क्रियावंतित सावधानी पूर्वक किया जाना चाहिए। कोई भी आप एक्टिविटी या योजना प्लानिंग एग्जीक्यूट कर रहे हो उसको बहुत सारे उसके प्रिकॉशंस होते हैं, उसको ध्यान में रखना चाहिए कि हमें ये प्रिकॉशन याद रखना ताकि ये मतलब पूरी तरीके से योजनाबद्ध तरीके से हो और कार्य में भी सफलता मिले। ठीक है, अगर खराब तरीके से क्रियान्वित किया जाए तो सबसे अच्छी योजना भी उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर पाएगी। वही अगर आपने एग्जीक्यूशन कैसा है आपका, प्रबंधक पे डिपेंड करता है कि उसका एग्जीक्यूशन कैसा है। अगर प्रबंधक ने बहुत अच्छी तरीके से योजना सुनाई है या उसको एग्जीक्यूट किया तो वो उतनी अच्छी तरीके से सफल होगी, लेकिन अगर विफल होने के उसके कारण होते हैं कि उसको अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट या क्रियान्वित नहीं किया गया है। सफल क्रियान्वित के लिए योजनाओं को संगठन के सभी को बताना चाहिए। ठीक है, उद्देश्य हमेशा क्लियर कट होने चाहिए, पढ़ के या प्रोनाउंस करके सुनानी चाहिए प्रबंधक को, जिसमें वो सबको क्लियर हो, तभी उन उद्देश्यों को संगठन में प्राप्त कर सकते हैं। सातवां है योजनाओं की समीक्षा। अब समीक्षा करना, हमको रिव्यू करना है। तो नियोजन की प्रक्रिया योजनाओं के क्रियान्वित के साथ ही समाप्त नहीं होती। ठीक है, हमने योजना बनाई, मुख्य क्रियाएं बनाई, बहुत ऑब्जेक्ट सेट कर दिए, उधर ही हमारा काम नहीं करना, हमको रिव्यू करना है, समीक्षा करना है कि कैसी बनी है, ये हमको वो रिजल्ट या परिणाम लाके देंगी नहीं तो हम देंगी या नहीं उसका हम आंकलन करेंगे इसमें। तो क्रियान्वित के साथ ही समाप्त नहीं होती। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि योजनाओं की निरंतर समीक्षा की जाए ताकि अनिश्चित भविष्य में सफलता सुनिश्चित की जा सके, क्योंकि हमने फ्यूचर को अनसर्टेन माना है कि कुछ भी अनिश्चितता आ सकती है, कुछ भी कारक के कारण एक वातावरण में प्रभाव पड़ सकता है। तो अगर हम योजनाएं अच्छी तरह से क्रियान्वित कर रहे हैं, उनकी समीक्षा कर रहे हैं क्रियान्वित करने में, तो भविष्य की अनिश्चितताओं से हम बच सकते हैं। जैसे ही आंतरिक और ब्रह्मांड वातावरण में परिवर्तन दिखाई दे, योजनाओं को उसी के अनुसार ढाला जाना चाहिए, अकॉर्डिंग टू कंडीशन है। जो आंतरिक शक्तियां हैं, अंदर की शक्तियां और बाहर की शक्तियां, उसमें ये लग रहा है कि लचीलापन होना चाहिए, उसी अनुसार हमको योजना बनाना है और उसी अनुसार हमें उसमें चेंजेस करने हैं कि हमको लगे कि यहाँ इस चीज की जरूरत है, ये योजना बदलने की जरूरत है, तो वहां वो स्टेप उठाना चाहिए।
ठीक है। तो योजनाओं को उसी अनुरूप हमें करना है और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि नियोजन एक निरंतर गतिशील प्रक्रिया है, मतलब आगे बढ़ते रहने की प्रक्रिया है, जिसमें हमें मौजूदा तकनीकी वातावरण के कारण या राजनीतिक या कई आर्थिक कारक के कारण बदलाव आते रहते हैं। तो ये अकॉर्डिंग टू कंडीशन है, गतिशील है, चैलेंजिंग रहती है ऐसी इन्वायरमेंट। तो इसके लिए हमें पहले से तैयार रहना चाहिए। तो ये था इसकी प्रक्रिया का कि हमने इसमें की नियोजन की क्या क्या प्रक्रिया होती है। तो ये हमने 8 चरणों में इसकी पढ़ ली। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके हमें बताएं कि आप नेक्स्ट सीरीज में क्या देखना चाहेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।